So, hello guys, this is Dr. Vishal Shukla this side, and I am currently doing my internship from Government Medical College. So, आज मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताना चाहूँगा जो कि मोस्टली एफएमजीज अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते ही करते हैं। मैंने भी वो मिस्टेक्स करी थी एंड मिस्टेक्स कर करके ही हम लोग सीखते भी हैं। तो मैंने उन चीज़ों से क्या सीखा एंड उन मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव किया, तो वो सारा कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो मिस्टेक नंबर 1, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि उन्हें पहले तो कि पूरा एक सिलेबस ही नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और वो कहीं से भी रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक यूट्यूब वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे, या फिर कहीं के नोट्स मिल गए कहीं किसी कोचिंग के मिल गए, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ ले लिया, या फिर टेलीग्राम से कहीं कुछ उठा लिया। तो ये मिस्टेक हमको नहीं करनी है। सबसे पहले हमको अपना कंटेंट पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, क्योंकि सारा कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें छोड़नी भी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है एंड क्या छोड़ना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप सब पढ़ने जाएंगे तो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे सिलेबस, और आप लाइक फर्स्ट रीडिंग में ही लगे रहेंगे। हमें सिर्फ फर्स्ट रीडिंग नहीं करनी है, हमें उसका रिवीजन भी करना है। तो सबसे पहले आपको अपने कंटेंट को सॉर्ट आउट करना है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। आप ये जैसे ही सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद आप ये रूल बना लीजिए कि आपको सोर्स चेंज नहीं करना है। अगर सर्जरी आपने किसी एक सोर्स से पढ़ ली, तो आपको फिर सर्जरी उसी से ही कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप लाइक सर्जरी रोहन सर से भी पढ़ रहे हैं, फिर लाइक प्रतीश सर से भी पढ़ने जा रहे हैं, फिर कोई तीसरा टीचर मिल गया तो उनसे भी पढ़ लिया, फिर मेडिसिन मारवा सर से भी पढ़ ली, राकेश नायर सर का भी पढ़ने लगे, फिर प्रियांश जैन सर का भी पढ़ने लगे। तो ये मिस्टेक बहुत मोस्टली स्टूडेंट्स करते ही करते हैं कि वो फोमो के चक्कर में ना, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कि कहीं कुछ रह ना जाए मेरा, कहीं कुछ छूट ना जाए, तो ये फोमो के चक्कर में वो मल्टीपल सोर्स की तरफ जाते हैं कि इनसे भी पढ़ लूँ, उनसे भी पढ़ लूँ। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो इस मिस्टेक से आपको बचना है। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव भी होगा एंड आपके लिए काफ़ी एफिशिएंट भी रहेगा। मिस्टेक नंबर 2, दूसरी मिस्टेक जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि या तो लाइक वो सिर्फ नोट्स पढ़ने में ही लगे रहते हैं, या फिर लाइक अगर कोई जिसको वीडियो देखना पसंद है तो फिर जस्ट वो वीडियो ही देखता रहता है, वो नोट्स पे ध्यान ही नहीं देता है। जबकि करना हमको चाहिए कि हमको दोनों चीज़ें पढ़नी है, नोट्स भी पढ़ने हैं एंड वीडियोज़ भी देखने हैं। पहले वीडियो देखना है, फिर आपको उसके नोट्स पढ़ने हैं। अगर आप दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देंगे ना, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड आपकी प्रोडक्टिविटी भी उससे काफ़ी हाई हो जाएगी। एंड जब आप फिर उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह भी लगाएंगे तो आपको उसमें रिजल्ट दिखेगा। बट मोस्टली स्टूडेंट गलती यही करते हैं कि कोई एक चीज़, या तो कोई नोट्स ही पढ़ रहा है या फिर कोई वीडियोज़ ही देख रहा है। सिर्फ वीडियोज़ देखने से भी काम नहीं चलता है एंड सिर्फ नोट्स पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा एंड बहुत ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी भी उससे इंक्रीज होगी। मिस्टेक नंबर 3 जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे अपने एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो रियल एग्ज़ाम है, वो एमसीक्यू का है, वो नोट्स पढ़ने का एग्ज़ाम नहीं है। वहाँ आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा है कि आप कितना ज़्यादा नोट्स पढ़ के आए हैं या कितने घंटे आपने नोट्स की स्टडी करी है। वहाँ पे जो रियल गेम है वो एमसीक्यू सॉल्विंग का गेम है, और वो तब आपको तभी आएगा जब आप लाइक एमसीक्यू प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखेंगे। उससे आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको पता चलेगा कि एमसीक्यू पूछा कैसे जाता है, हमें जो नॉलेज है उसको एमसीक्यू में अप्लाई कैसे करेंगे। क्योंकि एक चीज़ होती है कि हमने नोट से पढ़ लिया, ठीक है, और हमें लगता है कि हमें ये टॉपिक भी समझ में आ गया, लेकिन फिर वही उसी टॉपिक के जब हम एमसीक्यू सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ पे फिर वो एमसीक्यू गलत होते हैं, क्योंकि हम वो नॉलेज को सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, इवन दो कि वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ रहेगा। तो आप जब उसको एनालाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका आंसर कैसे करना है, उसके बाद आपके ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्राफ जो है वो इंक्रीज होगा। आपको चीज़ें पता चलेंगी कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करते हैं, कि इसमें ऑप्शंस को रूल आउट कैसे करते हैं। और ये सिर्फ एक ही चीज़ से आएगा, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है। डेली 70 to 100 क्वेश्चंस मैं बोलूँगा, सजेशन दूंगा कि आप डेली 70 से 100 क्वेश्चन आप डेली एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस रखें। इससे आपको लाइक रियल एग्जाम में जो इससे आपको फायदा होगा ना, यू कांट इमेजिन, क्योंकि रियल एग्जाम जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने का ही है। तो
डेली एमसीक्यू अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी, आपको ऑप्शंस रूल आउट करना आएगा, आपको क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ने का, जो क्वेश्चंस में ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं वो आप उसमें से पकड़ना शुरू कर दोगे, बज़ वर्ड्स पकड़ना शुरू कर दोगे। इमेज बेस्ड जो एमसीक्यूज होते हैं या लाइक जो अलग अलग टाइप के जो एमसीक्यूज आते हैं, वन लाइनर हैं, इमेज बेस्ड हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एमसीक्यूज हैं, तो उन चीज़ों में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, उन चीज़ों को आप समझ पाओगे अच्छे से। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस इज मस्ट एंड वो आपको डेली के डेली फर्स्ट डे से करना ही करना। मिस्टेक नंबर 4 जो लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो ग्रैंड टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते। लाइक अगर सपोज उन्होंने कोई एक ग्रैंड टेस्ट दिया और उसमें उनके कम मार्क्स आ गए तो वो उससे डर जाते हैं एंड फिर आगे लाइक ग्रैंड टेस्ट देना बंद कर देते हैं, या तो बहुत इरेगुलर टाइम पे ग्रैंड टेस्ट देने की भी एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है। लाइक कि आपको जो भी ग्रैंड टेस्ट देना है वो आप पॉसिबल हो एंड पॉसिबल ना भी हो तो आपको वो पॉसिबल करना पड़ेगा। आप जो रियल एग्जाम की जो टाइमिंग स्लॉट है 9 से 11:30 और दोपहर में 2 से 4:30, उसी टाइम पे आपको वो ग्रैंड टेस्ट देना है, जिससे कि आपका जो रेप्लिकेट हो सके रियल एग्जाम सिनेरियो। तो जो फील रियल एग्जाम में आता है वही सेम माइंडसेट के साथ, वही सेम फील के साथ आपको ग्रैंड टेस्ट देने हैं, ताकि आपको फिर उस दिन एंजाइटी ना हो। अगर आप कंटिन्यू यहाँ पे ग्रैंड टेस्ट दे के गए हैं तो जो रियल एग्जाम है वो भी आपको लाइक ये ग्रैंड टेस्ट की तरह ही लगेगा कि मैंने सपोज 10 ग्रैंड टेस्ट अपने 10 जीटी दिए हैं तो मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो बस इस माइंडसेट के साथ जाना है कि आज एक और जीटी है। तो अगर आप ग्रैंड टेस्ट सॉल्व नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप एग्जाम में जाएंगे तो आप यू कांट इमेजिन कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा आपको एंजाइटी होगी, कितनी ज़्यादा आपको माइंड पे प्रेशर आएगा, कितने अजीब अजीब तरह के थॉट्स आएंगे। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बेटर यही है कि आप पहले से ही अपनी ग्रैंड टेस्ट की जो प्रैक्टिस है उसको शुरू करें एंड उसको सीरियसली लें एंड ग्रैंड टेस्ट को एनालाइज करना शुरू करें। उससे आपका जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर जाएगा। अगर आप ग्रैंड टेस्ट रेगुलरली एनालाइज कर रहे हैं एंड उन पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को, एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो उससे आपका एक पैसिव रिवीजन भी बहुत होता है। तो उससे आपको चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट लगती हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है, ये चीज़ ऐसे है ऐसे है। तो ग्रैंड टेस्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है एंड रेगुलर बेसिस पे आपको ग्रैंड टेस्ट देना है। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कब देना चाहते हो, 15 दिन में, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में। तो लाइक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लाइक हर 20 दिन में तो एटलीस्ट एक ग्रैंड टेस्ट देते ही रहें। उससे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट आपकी जर्नी में देखने को मिलेगी। मिस्टेक नंबर 5 जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि टाइम मैनेज नहीं करते। उनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी पुअर रहता है। तो उसको ठीक से करने के लिए लाइक आपको अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है एंड टाइम टेबल ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, टाइम टेबल आपको शॉर्ट ही रखना है। लाइक 1 वीक का बना सकते हैं या 3-4 दिन का बना सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी कि मुझे आगे आने वाली टाइम में नेक्स्ट डे करना क्या है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा रखेंगे एंड सारी चीज़ें अगर आप टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे तो आपको लाइक मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा एंड आपको पॉजिटिविटी भी काफ़ी फील होगी। एंड सपोज सर्जरी पढ़ रहे हैं, आप 6 दिन से कंटिन्यू सर्जरी पढ़ रहे हैं तो आपको बोरियत होने लगेगी। तो उससे बचने के लिए लाइक आप 3 स्लॉट्स में पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग का 3 घंटे का स्लॉट रखिए, उसमें आप पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारा कुछ। उसके बाद दोपहर का स्लॉट रखिए 4 से 5 घंटे का, उसमें आप लाइक ये मेजर सब्जेक्ट जो है मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, गायनी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं। एंड फिर शाम का एक स्लॉट रखिए 2 से 3 घंटे का, जिसमें आप पढ़ सकते हैं लाइक ये जो शॉर्ट सब्जेक्ट है, ऑर्थो, डर्मा, साइकेट्री, रेडियो। तो ऐसे करके आप एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे तो आपको बोरियत भी नहीं होगी और आपका सिलेबस भी टाइम टू टाइम कंप्लीट होता रहेगा एंड एक मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी कि लाइक अगर कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक बोरियत आने लगती है, मोनोपोली आने लगती है। अगली मिस्टेक जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं लाइक ओवर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, स्पेशली रात को सोते टाइम कि लाइक मेरा होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। एंड मोस्टली नेगेटिव ही थिंकिंग होती है। वो बहुत कम ऐसे लोग हैं कि लाइक जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। मोस्टली जो है वो बच्चे नेगेटिव थिंकिंग करते हैं कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है दिमाग में। आप पढ़ रहे हो ना तो आप पॉजिटिव सोचो। अगर आप डेली कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो आप पॉजिटिव सोचो ना, कि ये सोचो कि क्यों नहीं होगा मेरा। अगर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। अगर मेरा इतना पढ़ने के बाद भी मेरा नहीं होगा तो फिर किसका होगा। सिंपल सी बात ये है, अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, ग्रैंड टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, रिवीजन वीडियोस देख रहे हो,
टेस्ट एंड डिस्कशन कर रहे हो, अपना ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो, जब सारी चीज़ें आप फुलफिल कर रहे हो जो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए चाहिए होती हैं, तो फिर आपका क्यों नहीं होगा? आपका ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा? तो हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है, नेगेटिव हर टाइम नहीं सोचते रहना है। आई नो कभी कभी टाइम आता है, कभी कभी दिमाग में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, बट उनसे ही तो अपन को बाहर आना है। अगर नेगेटिव थॉट्स आप पे हावी हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन पे भी असर पड़ेगा। फिर अगर आपका माइंडसेट ही पॉजिटिव नहीं रहेगा तो आप फिर कैसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, एंड फिर एग्जाम डे वाले दिन आप अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाएंगे? तो एग्जाम डे वाले दिन आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी रखने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कंटिन्यू पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें कि लाइक मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? मैं सारा कुछ तो पढ़ रहा हूँ, अच्छे से सब कुछ तो कर रहा हूँ, मुझे सारा कुछ तो आता है, जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा होगा। एंड आप लाइक किसी से बात भी कर रहे हैं, अगर वो पूछ रहे हैं कि कैसी एग्जाम, बोलिए कि अच्छी प्रिपरेशन चल रही है भाई, मेरा एग्जाम होगा, मैं क्लियर कर लूंगा एग्जाम, सामने वाले का पता नहीं लेकिन मैं अपना क्लियर कर लूंगा, मैं इतना श्योर हूँ। अगर आप ये माइंडसेट के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। एंड जब आप एग्जाम देने जाएं तो लाइक कंप्यूटर के सामने बैठ के उसको बोलना है कि भाई ये मैं अपना फर्स्ट एंड लास्ट एफएमजी देने आया हूँ, इसके बाद मुझे एफएमजी नहीं देना है, इसके बाद मुझे नीट पीजी देना है। इस चीज़ का माइंड पे बहुत असर पड़ता है कि आप अपने माइंड को क्या मैसेज दे रहे हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग करता है, वर्किंग करता है। तो ये जो है ये चीज़ आपको डेफिनेटली एग्जाम डे वाले दिन जाके बोलनी ही बोलनी है कि मैं अपना ये लास्ट एफएमजी देने आया हूँ, इसके बाद मुझे एफएमजी नहीं देना है, इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ INI-CET या नीट पीजी ही दूंगा, ये मेरा लास्ट एफएमजी। लास्ट मिस्टेक जो कि मोस्टली एफएमजीज बिल्कुल इसको हल्के में लेते हैं, रिवीजन। पता सबको है कि रिवीजन करना है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि लोग क्यों नहीं रिवीजन करके जाते हैं। जब सबको आपको ऑलरेडी पता है कि रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की, आप जिससे भी पूछोगे वो यही बोलेगा कि रिवीजन इज द की, जिसका भी एग्जाम क्लियर हुआ है। एंड यही की है, रिवीजन से ही एग्जाम पास होता है, ज़्यादा पढ़ने से एग्जाम पास नहीं होता है, क्योंकि ये कोई आपका थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है, एक MCQ बेस्ड एग्जाम है। आंसर आपके चारों ऑलरेडी सामने हैं, आपको बस उसमें से चूज करना है। तो आप वो चूज कैसे करेंगे? चूज आप तब कर पाएंगे जब आपको वो चीज़ याद आएगी, रिकॉल आएगी। एंड रिकॉल के लिए ही हम 4 से 5 रिवीजन करते हैं, ताकि हमें चीज़ें वहाँ पे याद आए, रिकॉल आए। तो रिवीजन लाइक अब आप सोचते हैं कि 1 या 2 रिवीजन हम करके चले जाएंगे और उतने पे हो जाएगा। 1-2 रिवीजन में नहीं हो पाती हैं चीज़ें। 1-2 रिवीजन में जस्ट थोड़ा माइंड में डाटा जाना शुरू होता है कि हाँ चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं। जब तक आप 4, तो मिनिमम मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 4 रिवीजन तो आप करके ही जाइए। 5 करके जा रहे हैं तो बहुत बेटर, गुड फॉर यू। 5 अगर आप करके जा रहे हैं देन बेस्ट है आपका लक, कम से कम लेकिन 4 रिवीजन तो आप करके ही जाइए, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए, चीज़ें रिकॉल हों उस टाइम पे जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हो। 4 रिवीजन अगर आपके हैं तो चीज़ें आपको अच्छे से याद आएंगी। 5 रिवीजन अगर आप करके गए या 6 रिवीजन करके गए तो चीज़ें फटाफट रिकॉल होंगी। और ये एग्ज़ाम ही रिकॉल का है। ये एग्ज़ाम आपको वहाँ कोई बैठ के थ्योरी नहीं लिखनी है, पूरा डिटेल में नहीं आंसर लिखना है, आंसर ऑलरेडी आपके सामने है, आपको बस उसमें चूज करना है सही ऑप्शन। तो लाइक रिकॉल तभी स्ट्रांग होगा जब आप रिवीजन अच्छे से करके जाएंगे एंड आपके रिवीजन जो है वो तगड़ा होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप इनमें से कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं या कर चुके हैं, देन जिससे कि मेरे को थोड़ा और आइडिया लगेगा एंड थोड़ा मैं और इन डिटेल मैं ट्राई करूँगा उन मिस्टेक्स पे भी वीडियो बनाने की, एंड उनको इम्प्रूव कैसे करना है इस पे भी मैं नई वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।